हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, द लो इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम रेफर्ड टू एज। हमें बताना है जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं उसको हम किस नाम से जान सकते हैं। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लो इनकम इकोनॉमीज वाली कंट्रीज होती हैं उसको थर्ड वर्ल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज विच हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। यानी कि हमें बताना है कि ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से कंसर्न होती है, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, या फिर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिस्कल पॉलिसी की। आप ये याद रखिए, फिस्कल पॉलिसी की बात होगी तो वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दोनों की ही बात की गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CII स्टैंड्स फॉर, यानी कि CII का क्या मतलब है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्लासेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या फिर सिविलियन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, CII की जो फुल फॉर्म होती है उसको कहा जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर पार्शियली और फुल्ली। यानी कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक उद्योग के क्षेत्र में राज्य की वापसी के साथ संबंध है, तो उसको क्या कहेंगे। लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है, अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री या सेक्टर को सारी चीजें प्रोवाइड करा दी गई हैं, फिर वो चाहे फुल पार्शली हो या फुल्ली। तो ये प्राइवेटाइजेशन राइट आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये है कि विड्रॉल कर लिया है स्टेट का इंडस्ट्री ने। अब इंडस्ट्री उस पर सारे वर्क करेगी, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो एक इंडस्ट्री या सेक्टर लेगा, यानी कि उस चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रंगराजन कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन PSE, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखिए 1990, 1991, 1993 या 1996। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 1993। 1993 में रंगराजन कमेटी बनाई गई थी, और इसका काम था जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके डिसइन्वेस्टमेंट पे वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The government of India constituted a public sector disinvestment commission ऑन, या हमें बताना है जो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो कब किया गया था। 15 मार्च 1991, 23 अगस्त 1993, 23 सितंबर 1993, या फिर 6 मई 1994। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 23 अगस्त 1993 को भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब यहाँ पे हमें बताना है जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वो किसको रिप्लेस करके आया था। फेरा, MRTP, पोटा, या नन ऑफ दीज। फ्रेंड, तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो कॉम्पिटिशन एक्ट आया था MRTP को रिप्लेस करके, क्योंकि MRTP में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसके थ्रू जो फेयर इंडस्ट्री में जो भी कंपटीशन हो रहा था वो फेयर तरीके से नहीं हो रहा था। तो कंपटीशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और भी ज़्यादा उनको इनकरेज करने के लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया, जिससे कि सारी चीज़ें फेयर तरीके से चलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया MRTP एक्ट को। नेक्स्ट है, कंपटीशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। अब हमें बताना है कंपटीशन एक्ट कब आया था। जून 2002, दिसंबर 2002, जनवरी 1999, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए कंपटीशन एक्ट की बात करें तो ये आया था दिसंबर 2002 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द इनेक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। अब इसमें बताना है कौन सी कमेटी कॉम्पिटिशन एक्ट है उसको बनाने की सिफारिश करी थी। हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ, अ कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर,
अब सेंट्रल कमेटी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बात करें कंपटीशन एक्ट की, तो देखिए यहाँ पर नाम से भी हमें पता चल रहा है इसके लिए हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई थी कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने हेल्प करी थी, सिफारिश करी थी कि कंपटीशन एक्ट लाया जाए। नेक्स्ट है विच पॉलिसी इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारी कौन सी पॉलिसी है जो कि हेल्प करे कंसर्न होती है रेवेन्यू को रेज करने में टैक्सेशन के थ्रू या फिर जो एक्सपेंडिचर है उसके पैटर्न के लेवल को डिसाइड करके, कौन सी पॉलिसी ये बताती है हमें? मॉनेटरी, फिजिकल, कैश या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सब चीज़ों की बात हो रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, तो वहाँ पर आएगी हमारी फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिजिकल पॉलिसी हमारी हेल्प करती है जो हमारा रेवेन्यू है वो किस तरह से हम रेस करें, फिर वो चाहे टैक्सेशन के थ्रू हो सकता है या फिर एक्सपेंडिचर का जो हमारा पैटर्न है उसको इंक्रीज करके, या फिर क्या पैटर्न होना चाहिए इसके बेसिस पर ये डिसाइड करती है कि हम अपने रेवेन्यू को किस तरह से रेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए जो पर्सन होता है वो कौन पर्सन जिम्मेदार होता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये आप सबको इसका आंसर पता होगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल जो वो हमारा जो बजट होता है, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं, वो संसद में प्रेजेंट करते हैं। तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर। द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विल शिफ्ट आउटवर्ड्स टू द राइट व्हेन। यानी कि जो डिमांड कर्व होता है हमारा किसी प्रोडक्ट के लिए वो हमारा शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड की तरफ। यानी कि देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है दाईं ओर की तरफ, बाहर की ओर जाएगा। तो उसका क्या मतलब होता है? द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज, यानी कि जो हमारा उसी के जैसा जो स्थानापन अच्छे मूल्य का, जिसको हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि उस सिमिलर प्रोडक्ट जो है उसके प्राइस में वो राइज हो जाएगा उसका प्राइस। या फिर कंज्यूमर इनकम फॉल, कंज्यूमर की जो इनकम है डाउन होने पर होगा ऐसा। या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल इन द फ्यूचर, या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस फ्यूचर में डाउन हो जाएगा। या फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉल, यानी कि जो जिस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है उसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये किस सिचुएशन में होगा? जब हमारी डिमांड फॉल होगी आउटवर्ड साइड में। तो देखिए हमारी जो डिमांड कर्व है हमारी वो आउटवर्ड साइड में फॉल करेगी, या फिर हम कह रहे हैं आउटवर्ड साइड में जाएगी, क्योंकि आपको पता है डिमांड कर्व जो होता है हमारा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है आउटवर्ड की, तो यहाँ पर ये तब होगा ना ही कंज्यूमर की इनकम फॉल में होगा, ना ही जो फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा तब होगा, और ना ही उस सिमिलर प्रोडक्ट में फॉल होगा। ये सिर्फ तब हो सकता है जब उसी प्रोडक्ट, यानी कि जो उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसमें फॉल आया, उसका राइज आ जाएगा। जब उसके प्राइस राइज हो जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड साइड में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमारा यहाँ पर राइज होगा तभी हमारा जो डिमांड कर्व है वो आउटसाइड में वर्क करेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर गुड इज रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक, यानी कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अगर रिलेटिवली प्राइस इलास्टिसिटी है और उसके प्राइस जो है राइजेस में है, द रेवेन्यू विल, तब रेवेन्यू की क्या पोजीशन होगी? जो हमारा रेवेन्यू फॉल करेगा, रिमेन कांस्टेंट यानी वैसा ही रहेगा, राइज यानी कि बढ़ जाएगा, या फिर डिपेंड्स ऑन हाउ सप्लाई रिस्पॉन्स, यानी कि ये देखेगा कि सप्लाई उस तरह से क्या उसकी रेस्पोंडेंट्स है, यानी कि वो किस तरह से रेस्पॉन्स कर रही है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर किसी भी गुड के लिए डिमांड हमारी इनइलास्टिक है और उसके जो प्राइस हैं वो राइज हो रहे हैं, तो ये तभी होगा जब हमारा जो रेवेन्यू है, अब इसके लिए जो रेवेन्यू हो जाएगा वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिवली इनइलास्टिक है प्रोडक्ट यहाँ पे, तो रेवेन्यू यहाँ पर हमारा ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलर। अब इसमें से कौन सा मार्केट फेलर का एग्जाम्पल नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है फेलर टू प्रोड्यूस मेरिट गुड्स, यानी मेरिट गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है, प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है, या फिर जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पा रही है, या फिर जो अकाउंट एक्सटर्नीज है उसको नहीं देख पा रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट फेलर के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है कि वो जो मेरिट गुड्स हैं या पब्लिक गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। जब उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो मार्केट में वो किस तरह से वर्क करेगी। उसके साथ ही साथ देखें तो एक्सटर्निटीज जो होती हैं उनको उनका जो लेखा जोखा होता है उनको करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो सब बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें तो देखिए प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फेलर की बात की जा रही है। तो मार्केट फेलर उसकी जो अगर हम बात करें उसकी जो वर्किंग है वो मार्केट से रिलेटेड है, यहाँ पे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है उसका। वो मार्केट में क्या काम है उसका, प्रोडक्ट को सप्लाई करना और जो भी मार्केट में कंडीशंस हो रही हैं उसका सारे लेखा जोखा रखना, बाहर क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रेंड है, क्या फैशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें रखना। जब वो ये सब चीज़ नहीं कर पाएगी तो मार्केट में फेल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल नहीं है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फेलर्स ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। बाकी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें एक कंपनी मार्केट फेलर की पोजीशन में जा सकती है अगर वो इन सारी सिचुएशंस पे ध्यान नहीं देगी तो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें से कौन सा यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी का प्राइमरी फॉर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक रूप या प्राथमिक कारण नहीं है, जैसे कि हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग या फिर फॉरेस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो देखिए बिजनेस एक्टिविटी कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो हेयर ड्रेसिंग भी एक एक्टिविटी है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, एंड बैंकिंग भी। जबकि फॉरेस्ट्री बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी की प्राइमरी सोर्स में नहीं आती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ गुड्स विल टेंड टू राइज इफ, यानी कि जो हमारा जो प्राइस है गुड्स का वो उसकी कीमत अगर बढ़ती है तो क्या होगा। द करंट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा करंट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो हमारे इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा, या फिर जो हमारा करंट प्राइस है इक्विलिब्रियम के नीचे जाएगा, या फिर हमारी क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि जो हमारी जो भी क्वांटिटी डिमांड आ रही है वो हमारी कम हो जाएगी सप्लाई से, या फिर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है उसमें कमी आ जाएगी उसकी कॉस्ट में। तो देखिए जब हमारे माल की कीमत अगर बढ़ती है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम जो हमने सेट करके रखा है उससे हमारा जो करंट प्राइस होगा वो लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो वो हमारा यहाँ पर इस सिचुएशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम हमने सेट किया होता है उससे हमारा करंट प्राइस क्या हो जाता है, लो चला जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आएगी वो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी किसके थ्रू मेजर की जाती है, द ग्रोथ ऑन प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म, यानी कि एक फर्म के आउटपुट पर, द ग्रोथ ऑन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, यानी कि जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ पर, टोटल आउटपुट या टोटल इनपुट पर, या फिर टोटल आउटपुट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स में जो भी हमने टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उस पर। तो देखिए प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी ऑलवेज मेजर की जाती है टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, यानी कि टोटल कितना आउटपुट आया है और उससे कितना इनपुट निकल कर आया है। आउटपुट इनपुट के बेसिस पर ही हम प्रोडक्शन की मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आई है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है अ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक उच्च और स्थिर लेवल का एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि अच्छा और स्टेबल है। यानी कि स्टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आप दे रहे हैं, स्टेबल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट उनके लिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। या फिर अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि कम और स्टेबल लेवल का हमें इन्फ्लेशन देना है। या फिर अ स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक की, तो आपको ही पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक हमारा किस पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी पॉलिसीज की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो इसके अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमारे फिट बैठते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, हम हाई लेवल का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और वो इनका क्या हो, स्टेबल लेवल का हो, यानी कि किसी को भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट करें दें तो ऐसा ना हो कि वो कुछ टाइम पीरियड का हो और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत कम इन्फ्लेशन हो, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, मतलब जितना हमने टारगेट अपना बना के रखा है उतने तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who was the first argued that the purpose of business was to make profit, यानी कि पहले किसने बताया था कि बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट को बनाना। मिल्टन फ्राइडमैन ने, मार्गरेट रिचर ने, एलन स्टेनबर्ग ने, या फिर जॉन क्रेन ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जरूर कर लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बताया था मिल्टन फ्राइडमैन ने कि एक बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट को बनाना, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन था एक तरह से, मतलब एज इट इज, आपको इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपको एज इट इज बस नाम याद रख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पीपीई। पीपीई की ये यहाँ पे जो और या फिर P3 जो इनिशिएटिव होता है उसमें आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। पब्लिक पॉलिसी पेपर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन, या फिर पर्सनल प्रोडक्शन प्रपोजल। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा। पीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पीएफआई इनिशिएटिव। अब पीएफआई की फुल फॉर्म बतानी है। प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, प्राइवेट फिस्कल इनिशिएटिव, पब्लिक फाइनेंशियल इनिशिएटिव, या फिर प्राइवेट फाउंडेशन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है, यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव यहाँ पे पीएफआई का फुल फॉर्म होता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम विच स्कॉलर, यानी कि ऐसा कौन सा स्कॉलर है जिसने कहा था कि बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट ट्रेड इज हेल्ड, यानी कि बुक कीपिंग वह नींव है जिसपे वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है, ये किसने कहा था। ऑप्शंस है बीजी बीक्री, मेनहार, ओल्ड कैसल, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बीजी बीक्री। बीजी बीक्री ने कहा था, और फ्रेंड्स ये फेमस स्टेटमेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि यही स्टेटमेंट से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सपोज टू स्टार्ट बुक कीपिंग, यानी कि जो बुक कीपिंग है उसको किसने स्टार्ट किया था या उसका प्रारंभकर्ता कौन था। ऑप्शंस हैं बीजी बीक्री, लुकस पैसियोली, ओटकेसर, या फिर मैना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होगा जो बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था लुकस पैसियोली ने, ठीक है। लुकस पैसियोली के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसका थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, कौन थे ये, कहाँ इनका बर्थ था और कौन सी बुक लिखी थी, इन सब चीज के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग के बेसिस पर जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस बुक्स को क्या कहते हैं। अंकेक्षक, यानी कि ऑडिट, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम अपने सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो उससे कहा जाता है बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तपालन। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What name is given to the method of authority and classifying the model form of deals and events of financial nature and making subtitle, यानी कि जो भी हम अपने लेखे करते हैं या वित्तीय सौदों का जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उनकी जो विधि होती है उस विधि को क्या कहा जाता है। बुक कीपिंग, ऑडिट, या फिर अकाउंटिंग वर्क, या कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है अकाउंटिंग वर्क, यानी कि लेखा कर्म। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग मीन्स। अब बुक कीपिंग क्या है, यानी कि पुस्तपालन का अर्थ। बुक कीपिंग बुक्स, यानी कि बुक्स को रखना। कीपिंग बुक्स इन ऑफिस, या फिर कीपिंग बिजनेस अकाउंट्स इन बुक्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो बुक कीपिंग का यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको बुक में रखना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है उसके फादर का क्या नाम है? लुकस पैसियोली, हेनरी फ्यूड, एडमिन स्मिथ या फिर हेनरी फ्यूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें डबल अकाउंटिंग सिस्टम की तो इसके फादर कहे जाते हैं हमारे, आप बताइए, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसके फादर कहे जाते हैं लुकस पैसियोली। ठीक है, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the name of the book written by Lucas Pacioli? लुकस पैसियोली द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम है? यानी कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एलिमेंट्स, द कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर बुक भी आ गई, मैंने अभी आपको बताया था कि बुक के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है द कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये लुकस पैसियोली द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डबल अकाउंटिंग सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन हैड इट्स फॉर्म। यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आप सबको पता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें जो रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजेक्शंस वो 2 तरह से किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सभी ट्रांजेक्शंस का डेबिट होता है और क्रेडिट भी होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट या फिर ट्रायल बैलेंस। ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा जर्नल और इसमें हमारा लास्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द अमाउंट from which the question is from which the business is started। यानी कि उस जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिस अमाउंट से, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है? कैश, कैपिटल, असेट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम किसी भी जो भी राशि हम अपने बिजनेस में लगाते हैं तो बिजनेस में लगाई हुई राशि हमारी कैपिटल कहलाती है। कहते हैं ना कि हमने अपने इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर उसमें सब डिवाइडेशन होता है उसका, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो अलग फॉर्मेट है। लेकिन जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम जो भी उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये सारे आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं, बेसिक हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम में बेसिक नॉलेज भी आपकी जज की जाती है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फादर ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम लुकस पैसियोली बॉर्न। यानी कि जो लुकस पैसियोली अकाउंटिंग के फादर हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम के, तो ये कहाँ पे बॉर्न या फिर कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इटली, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन। इनके बारे में बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिए। इनका जन्म हुआ था इटली में, ये इटली के निवासी थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्काउंट गिविंग टू इंक्रीज सेल। यानी कि अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए किस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं तो उसके समय जो हमें डिस्काउंट देते हैं वो देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेन पर्पस ही होता है डिस्काउंट देना, और यहाँ पे एक जो कैश इंक्रीज करना सेल को, और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जल्द से जल्द हम अपना पेमेंट ले लें कस्टमर से, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एजम्पशन विच इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन दी बुक्स। अब वो कौन सी एजम्पशन है या जिसको हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं? कैश डिस्काउंट, रिबेट ऑन क्रेडिटर्स, ट्रेड डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हम अपनी बुक के अंदर कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको मेंशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्काउंट गिविंग फॉर अर्ली पेमेंट इज कॉल्ड। अब वो कौन सा डिस्काउंट है जो कि अर्ली पेमेंट देने के लिए, शीघ्र भुगतान करने के लिए दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ बिजनेस एंड कैश डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द अमाउंट और गुड्स द ट्रेडर
एक्सट्रैक्ट्स द पर्सनल यूज फॉर इन बिजनेस। अब वो ऐसा कौन सा यहाँ पर व्यक्तिगत यूज के लिए जो माल निकाल रहा है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहा जाता है? द लोन, फाइनेंस, ड्राइंग्स या फिर कैश। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कैश। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज विड्रॉल फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें निम्न में से ये चूज करना है कि विड्रॉल यानी कि आहरण कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइंग की, आपको पता होगा ड्राइंग वो एक्सपेंस होता है जो कि हम अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। ये एक लायबिलिटी की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनमें से अगर हम बात करें घरेलू व्यय या फिर जीवन बीमा निगम, आयकर, इनमें से कोई भी हमारा ड्राइंग का एग्जाम्पल नहीं है। घरेलू व्यय यानी कि घर में किए गए एक्सपेंस, इसमें ये नहीं आ रहा निकल के कि उसने बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट निकाला है, ठीक है। और इनकम टैक्स और जीवन बीमा ये तो उसके बिजनेस के खर्चे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम विच इज यूज्ड बाय द मर्चेंट इज कॉल्ड। अब ऐसा आइटम जो कि मर्चेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? गुड्स, असेट्स, लायबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर गुड्स जो है वो यूज किया जाता है मर्चेंट के द्वारा। जो भी पर्सन अपने बिजनेस में जो भी जिसका वो बिजनेस कर रहा है उसके पर्पस से वो कोई भी सामान खरीदता है, तो वो जिसका बिजनेस करता है वो सामान उसके लिए माल कहलाता है, यानी कि गुड्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। The authors of banking company should be accordance with the provisions of this act। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बैंकिंग कंपनी के लेखक होते हैं या फिर बैंकिंग कंपनी हमारा किस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स। इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, बैंकिंग कंपनी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंदर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रियल अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जो लेखांकन है या अकाउंटिंग पीरियड है उसकी रियल या आइडियल हम उसका पीरियड क्या है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रियल अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष तक के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। अब वो आप अकाउंटिंग पीरियड कोई भी मान सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, या फिर कई लोग फेस्टिवल टू फेस्टिवल लेते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये 1 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर अकाउंटेड फॉर इन अकाउंटिंग। यानी किस तरह के ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं? विच इज क्वालिटेटिव, विच इज सब्जेक्टिव, विच इज बिजी विद मनी, या फिर जो मनी में के फॉर्म में उनको डिनोट किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी बहुत सिंपल है, जो कि मनी में डिनोट किए जाते हैं या मनी टर्म्स में होते हैं, हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू प्रॉपर्टी माइनस, यानी कि प्रॉपर्टी में किस चीज को माइनस करेंगे ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आएगी। ऑप्शन है कैपिटल, कैश, क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा कैपिटल। कैपिटल को जो हम प्रॉपर्टी से माइनस करेंगे तो हमारा आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what value is an article accounting in accounting अकाउंटेड इन अकाउंटिंग होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि जो लेखांकन में किसी वस्तु को जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस मूल्य पे की जाती है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं रियल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रियल वैल्यू पर वो सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी उनकी रियल वैल्यू होगी उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस। यानी कि जो अकाउंटिंग एजम्पशंस है वो हमारी कौन कौन सी होती है? एक्सचेंज, पीरियड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करें तो आपने सारी एजम्पशंस पढ़ी होंगी कि एक्सचेंज भी होता है ट्रांजेक्शन्स के बीच में, और इनकी एक टाइम पीरियड होता है जिसके बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो सारे यूनिट में मेजर किए होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। आय में कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है? इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड,
इनकम रिसीवेबल और इनकम रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में जो हमारी इनकम रिसीवेबल है यानी कि जो इनकम हमें रिसीव होगी और जो रिसीव हो चुकी है वो सारी चीजें हमारी रेवेन्यू यानी इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज अ बिजनेस अडॉप्ट, यानी कि एक बिजनेसमैन जो है वो किस तरह की अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है या फिर वो कौन सी सिस्टम को फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बहुत इसका राइट आंसर देखिए आप इजीली बता सकते हैं। एक बिजनेसमैन जो है वो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑप्ट करेगा कि उसके यहाँ कितना फाइनेंस आ रहा है, कहाँ से रेज करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव कम्युनिटी, यानी कि जब हम किसी प्रोडक्टिव कम्युनिटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर कौन सी अकाउंटिंग को हम अडॉप्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसका भी हमारा सिंपल आंसर है, जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज कॉस्ट ऑफ गुड्स फोरकास्टेड इन अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग में जो हम गुड्स को फोरकास्ट करते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, वो हम किस तरह से करते हैं। मैरिजनल अकाउंटिंग के बेसिस पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन कॉस्ट की बात की जा रही है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, What form of accounting is done keeping in mind the value converted into currency? अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो कौन सी अकाउंटिंग को हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम अपनी जो हमारी वैल्यू है उसको हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। मैनेजरियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मुद्रा में परिवर्तित मूल्य को ध्यान में रखकर जो हम अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो वो होगा हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। हम ये देखेंगे कि जब हम अपनी अमाउंट को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे कितना इन्फ्लेशन आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो वहां पे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what form of accounting of economic activities of a country is done in systematic and proper ways, यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग की फॉर्म है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में। सोशल अकाउंटिंग, कॉस्ट, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ पे बताती है हमारी सोशल अकाउंटिंग को, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है वहाँ पे पूरी सोसाइटी इसके अंदर इंक्लूड होगी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे है सोशल अकाउंटिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, what is the book of initial articles in which all transactions are written डेट वाइज, यानी कि वह कौन सी फर्स्ट टाइम या फिर इनिशियल स्टेज पर वो कौन सी बुक है जिसको हम डेट वाइज सारी चीजों को मेंशन करते हैं इनिशियल स्टेज पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट। तो इनिशियल स्टेज पर जो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को वो कहलाता है हमारा जर्नल, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग जर्नल। हम जर्नल को प्रिपेयर करते समय कितने उसमें कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं ये हमें बताना है। 7, 5, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम जर्नल बनाते समय 5 कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम किसका होता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम डेट का। उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम सारे एंट्रीज करते हैं। उसके बाद ये हमारा LF होता है, लेजर, और फिर उसके बाद आता है हमारा डेबिट बैलेंस का, फिर आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस का। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉलम से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब कितनी तरह के अकाउंट होते हैं हमें ये बताना है, 2, 4, 3 या फिर 5। तो फ्रेंड्स अकाउंट हमारे 3 तरह के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है द रेसिपिएंट इज कॉल्ड द डेटर एंड द पे इज रिच, दिस इज द रूल ऑफ विच अकाउंट इज एक्रूअल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, रिच का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आप वो कर लीजिएगा क्रेडिटर, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी जो हमारा रिसीवर है वो हमारा डेटर बन रहा है और जो हमारा पे है वो हमारा क्रेडिटर बनना है, तो ये किस चीज का रूल है, रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। फ्रेंड्स ये रूल्स, इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा कि रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, और व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट के क्या क्या रूल हैं, किस बेसिस पे एंट्रीज होती हैं, ठीक है, रूल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिलोंग टू पर्सनल अकाउंट। अब इसमें से हमें ये बताना है इसमें से कौन से हमारे जो इवेंट्स हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस एंड प्रॉफिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तिगत खाते इसमें से क्या संबंधित है, तो व्यक्तिगत खाते में अभी हमने ऊपर भी बात की थी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश अकाउंट इज। अब कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा रियल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट बताता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मशीन परचेज शुड बी डेबिटेड। अब जो मशीन अगर परचेज की है तो वो डेबिट किस अकाउंट में होगी, मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मशीनरी परचेज की बात की जा रही है तो डेबिट की जाएगी मशीनरी अकाउंट में, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट इज। अब कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, रियल अकाउंट, जर्नल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा रियल अकाउंट है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं द एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप अ प्लांट शुड बी डेबिटेड। अब कोई भी प्लांट सेट किया जा रहा है और उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो डेबिट किस नाम से किया जाएगा, इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, इन मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, प्लांट अकाउंट, या फिर इन प्रॉपर मेंटेनेंस अकाउंट। तो यहाँ पर कोई भी प्लांट को स्टैब्लिश करने में जो खर्चा किया जा रहा है तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा प्लांट के ही अमाउंट में, ठीक है, अकाउंट में। तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट करके शो किया जाएगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनपेड एक्सपेंसेस इज अकाउंट। अब अनपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे किस तरह का अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम अनपेड एक्सपेंसेस की बात करें या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आउट द फॉलोइंग इनकम। अब जो इनकम्स हैं इसमें से हमें शॉर्ट आउट करनी है कौन सी है, इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस, ब्याज और जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड पे ये कुछ नहीं लिखा तो हम समझेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये समझेंगे कि हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, वो हमारे लिए एक इनकम की तरह काम करता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है, ठीक है। By what name do you know the owner's capital increase at the end of the year। यानी कि वर्ष के अंत में स्वामी की पूंजी में अगर वृद्धि होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, प्रॉफिट, ड्राइंग, लॉस, या कैपिटल। बहुत सिंपल है, इसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब इसमें से हमें एक्सपेंस बताना है, बिल्डिंग, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट, या सैलरी, इसमें से क्या हमारा एक्सपेंस है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंस नहीं है, बैंक लोन एक्सपेंस नहीं है, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि सैलरी हमें देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट इन। अब ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल, पर्सनल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है क्योंकि ये पर्सन से कनेक्ट होता है, उसको बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
परचेस अकाउंट है। अब परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारा परचेस अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। इस तरह के भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि ये कौन सा अकाउंट होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्रेडिट परचेज इज अकाउंटेड फॉर इन विच सब्सिडरी। यानी कि जो क्रेडिट परचेज होता है वो हमारा किस सब्सिडरी या फिर जो हमारी सब्सिडरी बुक होती है, जो हमारी मेन बुक होती है उनके साथ प्रिपेयर की जाती हैं। तो क्रेडिट परचेस हमारा किस में इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पर ये बताना है। कैश बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक या फिर परचेस रिटर्न बुक। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर परचेस क्रेडिट परचेस की बात की जा रही है तो क्रेडिट परचेस हमारा परचेस बुक में आता है, लेकिन अगर सिर्फ परचेज हो, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी कैश परचेज होती है उसको कैश परचेज नहीं लिखा जाता, उसको सिर्फ परचेज लिखा जाता है। तो कैश परचेज होगी तो वो कैश बुक में जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ क्रेडिट परचेज बुक है तो वो जाएगी हमारी परचेज बुक में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।